हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीट 2022 परीक्षा जो कि 23 और 24 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपके लिए लाए हैं हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पर। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन बी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट या नैदानिक मूल्यांकन का। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन का। मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। योगात्मक मूल्यांकन व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों को मापकर वर्गीकृत करने में सहायता करता है। मध्यावधि परीक्षा एक अकादमिक ग्रेडिंग अवधि के मध्य में या किसी दिए गई तिमाही या सेमेस्टर के मध्य में दी जाने वाली परीक्षा है। मध्यावधि परीक्षा एक प्रकार का प्रारंभिक मूल्यांकन है जो छात्रों की पाठ्यक्रम सामग्री की समझ को मापने और काम की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए 25:1, ऑप्शन बी 35:1, ऑप्शन सी 40:1, ऑप्शन डी 30:1। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30:1। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1 होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का अर्थ है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कुल 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक कार्यरत है। आरटीई अधिनियम 2009 को संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किया गया है। आरटीई अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आरटीई 2009 कक्षा 1 से 8 तक लागू है। आरटीई 2009 में कुल 39 धारा तथा 7 अध्याय हैं। इस अधिनियम की धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी हंगर, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी नींद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उपलब्धि। उपलब्धि दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यह एक सामाजिक अभिप्रेरक है। प्राथमिक अभिप्रेरकों को दैहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं तथा ये प्राणी की दैहिक व मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, यौन क्रियाएं, कष्ट आदि। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए तेजी से सीखने वाले, ऑप्शन बी धीमे सीखने वाले, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी रचनात्मक सीखने वाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धीमे सीखने वाले। उपचारात्मक शिक्षण धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त होता है। कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित है और शिक्षार्थियों की कमजोरी को दूर करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छा का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी दबाव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वंद्व। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आनुवांशिकी के जनक हैं? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी थॉमस हंट मॉर्गन, ऑप्शन सी जेम्स वाटसन, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया और उन्होंने वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन युग्मों में होते हैं और वे एक दूसरे से अलग होते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। डाउन संरक्षण का कारण है। ऑप्शन ए त्रिगुण सूत्रता 20, ऑप्शन बी त्रिगुण सूत्रता 21, ऑप्शन सी XXY गुणसूत्र, ऑप्शन डी त्रिगुण सूत्रता 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिगुण सूत्रता 21। डाउन संलक्षण या सिंड्रोम का कारण त्रिगुण सूत्रता 21 है। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह एक आनुवांशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, 23 माता से एवं 23 पिता से। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। इस विकास से ग्रस्त बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास देरी से होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी मापन का उद्देश्य, ऑप्शन सी प्राप्तांकों की बारंबारता, ऑप्शन डी गणना की समरूपता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राप्तांकों की बारंबारता। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है प्राप्तांकों की बारंबारता। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। विश्वसनीयता यह एक परीक्षण की निरंतरता को दर्शाता है। विश्वसनीयता एक मापन या प्राप्तांकों की बारंबारता को संदर्भित करती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी डेविड वेस्लर, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। प्रारंभ में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि प्रस्तावित की जिसे उन्होंने बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बुद्धियों के एक विशिष्ट संयोजक के रूप में देखते हैं। गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित 9 प्रकार की बुद्धि हैं: भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, देशिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? ऑप्शन ए आधारभूत अनुसंधान, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 से माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान बंगिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। स्टीफन कोरे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। अतः स्टीफन कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के जनक के रूप में देखा जा सकता है। एनसीईआरटी ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। उद्यत शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी तैयार, ऑप्शन डी परिश्रम। तो दोस्तों उद्यत शब्द का सही अर्थ होता है ऑप्शन सी तैयार। उद्यत शब्द का सही अर्थ तैयार, जबकि अनुपम का सही अर्थ आदित्य होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्वान का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए महिषी, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विभूषी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है? ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अवयवी भाव समास। दोस्तों आपको अवयवी भाव समास के बारे में बताते हैं। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और सामासिक या समास पद अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म इत्यादि। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, ऑप्शन बी बैंगन खाने के नुकसान बताना, ऑप्शन सी उपाय वही अच्छा जो कारगर हो, ऑप्शन डी केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में लेना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, इसका अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी आयादी संधि। तो दोस्तों परोपकार में गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। गुण स्वर संधि के बारे में आपको बताते हैं। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए या ऊ आए और रे आए तो दोनों मिलकर क्रम से ए, ओ और अर हो जाते हैं। गुण स्वर संधि के उदाहरण के रूप में देवेंद्र, परोपकार, चंद्रोदय, परोपकार आदि आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान का संबंधित हो तो वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी क्रमधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रमधारय समास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गुणवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेडियो अधिगम सामग्री है दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी श्रव्य अधिगम सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रेडियो अधिगम सामग्री श्रव्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए ड्यूवी और किलपैट्रिक को, ऑप्शन बी स्टीवेंसन और रिचर्ड्स को, ऑप्शन सी कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट को, ऑप्शन डी कार्ल्टन वासबर्न को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्यूवी और किलपैट्रिक को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी श्यामपट्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी पोस्टर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिनय। भाषा शिक्षण में उपयोगी दृश्य साधन अभिनय है। भाषा शिक्षण में अभिनय का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि पाठ्य वस्तु छात्र के मन मस्तिष्क पर प्रभावी असर डालती है और साथ ही अभिनय द्वारा शिक्षण में छात्रों की रोचकता बनी रहती है। कक्षा के वे छात्र जो शिक्षा के समय में कम रुचि दिखाते हैं वहीं अभिनय शिक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण में अभिनय उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। The two kinds of reading skills are option A verbal and visual reading, option B slow and fast reading, option C silent reading and reading aloud, option D all of these। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। दिए गए ऑप्शन में साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड ये दोनों रीडिंग स्किल्स हैं। अन्य कुछ रीडिंग स्किल इस प्रकार हैं: स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर? ऑप्शन ए एडवर्ड स्पेयर, ऑप्शन बी रोमन जैकोब्सन, ऑप्शन सी नोम चोम्स्की, ऑप्शन डी फर्डिनेंड डी सिजोरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नोम चोम्स्की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। द साइनोनियम्स ऑफ पावमेंट्स इज ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी ट्रैफिक, ऑप्शन सी फुटवे, ऑप्शन डी वॉक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
सी फुटवे, जिसको हम फुटपाथ कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। द वर्ड राजस्थान इज ऑप्शन ए कॉमन नाउन, ऑप्शन बी प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रॉपर नाउन। द वर्ड राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राजस्थान एक पर्टिकुलर नाउन स्थान का नाम है। प्रॉपर नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एटमोलॉजी, ऑप्शन सी फोनोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोनोलॉजी। तो आंसर इज ऑप्शन सी फोनोलॉजी। किसी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम व उसके फोनो के एनालिसिस व क्लासिफिकेशन की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CCE? ऑप्शन ए इट फोकस ऑन co-scholastic area also, option B it promotes holistic development, option C it is time consuming and punishing, it reduce stress and anxiety of student। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग। CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, इसके बारे में ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग, ऑप्शन ए स्पीकिंग स्किल्स, ऑप्शन बी लिसनिंग स्किल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। मल्टी लाइन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए यूज ऑफ मॉडल, ऑप्शन बी रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीन्स, ऑप्शन सी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, ऑप्शन बी प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ऑप्शन सी लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन डी कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो आंसर इज कॉपिंग एंड पेस्टिंग। कॉपिंग एंड पेस्टिंग यह लैंग्वेज टीचिंग का सिद्धांत नहीं होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी ग्रंथ। तो दोस्तों प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है, ऑप्शन ए स्वाध्याय विधि, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति, ऑप्शन सी किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन डी डाल्टन पद्धति। तो दोस्तों इस पद्धति का नाम है ऑप्शन बी मॉन्टेसरी पद्धति, जो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है, जो कि इटली देश में उत्पन्न मैडम मॉन्टेसरी ने बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुसंधानों पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अलग अलग भागों को जोड़ना, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विश्लेषण विधि, ऑप्शन बी संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी परियोजना विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है संश्लेषण विधि। अलग अलग भागों को जोड़ने के लिए संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। इससे ज्ञात राशियों की मदद से अज्ञात राशियों की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी बर्टहोल्ड, ऑप्शन सी होगबेन, ऑप्शन डी बर्टोनेट रसेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है होगबेन, जिन्होंने गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से 10 की संख्याओं से विभाज्य है? ऑप्शन ए 100,
1660 या 1660। ऑप्शन बी 840, ऑप्शन सी 2520, ऑप्शन डी 5040। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2520। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। ऑप्शन ए 88, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 95। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 97 और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 11। इन दोनों का अंतर पूछा गया है तो आ जाएगा हमारा 86, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछलियों से, ऑप्शन बी मधुमक्खियों से, ऑप्शन सी मुर्गियों से, ऑप्शन डी सुअरों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुर्गियों से। रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित यह विषाणुजन्य रोग है। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। इस रोग में ग्रसित मुर्गियां आहार लेना कम कर देती हैं। इन्हें हरे पानी या पीलापन अथवा चूने के समान दस्त होने लगता है। सुअर से स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोगी होता है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी स्वतः शोध विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद नियम बताया जाता है। यह छात्र केंद्रित विधि है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु जी हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अफीम किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पेपावर सोमनिफेरम, ऑप्शन बी एलोवेरा, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी सेंटेला एसियाटिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पेपावर सोमनिफेरम। अफीम पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम लेकाराइमा पेपावेरिस है। यह पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है तथा नींद भी आती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल एवं महात्मा गांधी जी का स्वप्न भी था। स्वच्छ भारत सुंदर भारत भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह जल संरक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह जल दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया। ज्ञात होगी इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1992। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया। यह अधिनियम पौधों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार कार्य करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48A में किया गया है तथा अनुच्छेद 51 कै
में भी किया गया है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के कई देशों द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो जातियों को रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। ऑप्शन ए ICFRI, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी IUCN, ऑप्शन डी UNEP। तो दोस्तों वह संगठन है IUCN। IUCN जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। IUCN जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसमें संकटग्रस्त जातियों, पौधे, जंतुओं, जीव जंतुओं को रखा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अमलताश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसकी फली को सांगरी तथा पत्तियों को लूम कहा जाता है। खेजड़ी का अन्य नाम झोंकरा, सुमरी गुजरात में और छप संयुक्त अरब अमीरात में कहा जाता है। इसका व्यापारिक नाम कांडी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता शब्द किसने दिया है। ऑप्शन ए AG टांसले, ऑप्शन बी E व्हीकल, ऑप्शन सी RH विटकर, ऑप्शन डी WG रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी WG रोजन। जैव विविधता शब्द WG रोजन द्वारा दिया गया था, जबकि इसकी संकल्पना विल्सन ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था। ऑप्शन ए ड्रोसोफिला पर, ऑप्शन बी चूहे पर, ऑप्शन सी उद्यान मटर पर, ऑप्शन डी यीस्ट पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उद्यान मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वे जर्मन भाषी परिवार से थे। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी के नियम को निर्धारित किया, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ड्रोसोफिला एक मक्खी है जो ड्रोसोफिलाडे परिवार से संबंधित है तथा इसे फ्रूट सिरका श्राप या फोमस फ्लाई भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन डी भेसिया जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पाबू जी। पाबू जी को राजस्थान में ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ऊंटों के बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लैक्टेज, ऑप्शन डी टाइलिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आने वाली न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।